तो मैंने कहा था आर्क वेल्डिंग कैसा वेल्डिंग होता है। आर्क वेल्डिंग में क्या करते हैं डियर, हम लोग इलेक्ट्रोड दो लेते हैं, एक मेरा रहता है इलेक्ट्रोड, मतलब दोनों मेरा इलेक्ट्रोड ही होता है, लेकिन एक को हम लोग जनरली इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक को हम लोग बेस मेटल कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड होता है उसको भी पॉजिटिव ले सकते हैं, कभी बेस मेटल को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, कभी इलेक्ट्रोड को नेगेटिव लेंगे, कभी इसको नेगेटिव लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या किए हैं कि इलेक्ट्रोड को नेगेटिव लेके चले हैं और बेस मेटल को पॉजिटिव लेके चले हैं। इसमें क्या होता है कि वी नो दैट कि करंट जो फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो जब मैं पावर सर्किट को करंट कर दूंगा, पावर सर्किट को करंट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, पावर सर्किट को करंट करेंगे, पावर सर्किट को कनेक्ट करेंगे तो करंट मिलेगा, करंट मिलेगा तो टेम्परेचर में इलेक्ट्रोड का हाई होगा, तो वहाँ से मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने सरफेस को छोड़ेगा और चूंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहेगा तो वो अट्रैक्टेड होगा पॉजिटिव की ओर, तो यानी कि वर्कपीस की ओर मेरा इलेक्ट्रॉन आएगा इलेक्ट्रोड से। अब बीच में यहाँ पे एयर गैप देते हैं। स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूंगा आर्क को कैसे जनरेट किया जाता है, तो पहले हम लोग आर्क को इनिशियली टच करते हैं वर्कपीस से, इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से टच किया जाता है, टच करके ड्रैग करते हैं जिससे उसमें शॉर्ट सर्किटिंग होता है और आर्क जनरेट होता है। बट उसके बाद थोड़ा सा गैप लिया जाता है, उसके वजह से क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रोड से मेरा इलेक्ट्रॉन आता है वो एयर गैप के एयर मॉलिक्यूल से टकराता है और टकराने के बाद वहाँ पे फिर से और नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन को बनाता है। तो और जो इलेक्ट्रॉन बनाया वो इलेक्ट्रॉन और सामने से उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा, सब मिल के एक अपना साथ काइनेटिक एनर्जी लेके जाता है और सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी जैसे टकराता है वर्कपीस से वो मेरा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसको मेल्ट करता है। अब बात जाता है पॉजिटिव आयन क्या करता है, पॉजिटिव आयन तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा नहीं, तो वो जाता है इलेक्ट्रोड की ओर और इलेक्ट्रोड जितना ज़्यादा वहाँ जाएगा उतना वो उसको मेल्ट करेगा, उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना मेल्ट करेगा, उतना सरफेस से इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा। तो ये रहा, इस तरह से क्या होता है मेरा आर्क जनरेट होता है और इसी को कहा जाता है आर्क वेल्डिंग। और ये प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे ना। इसके बाद हम लोग देखे थे कि आयनाइज एयर को प्लाज्मा कहते हैं, वही मेरा आर्क डेवलप करता है, उसी की वजह से मेरा आर्क आता है जिसका टेम्परेचर लगभग 7,000 के आसपास होता है, बहुत ही हाई होता है। और इलेक्ट्रोड को हम लोग जो आपका इलेक्ट्रोड जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन पूरा बढ़ता है, गैप कितना होता है, गैप 2 से 5 mm के होता है, तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो टाइम के साथ मैं आपको बताते चलूँगा, जितना मैं बता रहा हूँ अभी उतना जानिए, फिर अभी डिस्कस करेंगे। जब मैं हर एक वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करूंगा ना तब आपको पता चलेगा कि आर्क का कितना लेते हैं साइज और कई सारे चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। खैर वो अगर आप ऐसे जानना चाहते हो तो 2 से 5 mm के आसपास लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2 तरह होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी नेगेटिव को कहा जाता है, पॉजिटिव को सेकेंडरी कहा जाता है। ये दोनों क्यों इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही दोनों मेरा टोटल करंट को कैरी करता है ड्यूरिंग दी वेल्डिंग, राइट। ओके, अगर बात करते हैं यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रोड ऐसे हो जाते हैं आपके, नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो कंज्यूम नहीं होता है, जैसे टंगस्टन और आपका कार्बन इलेक्ट्रोड। इस टाइम पीरियड में जो प्राइमरी होता है करंट को कैरी करता है वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक करता है, नेगेटिव ही करता है। और जब हम लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रोड लेंगे उस टाइम पे जो कैरी करता है मेरा करंट मोस्टली वो करता है बाय सेकेंडरी आपका इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड योर आयंस, आयनाइज आयर। फिर हम लोग बात किए थे क्या आर्क के बारे में कि आर्क मेरा क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, एक बेस मेटल है इलेक्ट्रोड के बीच में, बेल जैसे सेव कर रहता है। इसमें आपको ड्यूरिंग दी वेल्डिंग के टाइम पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, करंट हाई चाहता है, वोल्टेज में ड्रॉप कर जाता है। स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे, कैथोड स्पेस एक मेरा होता है जहाँ पे मेरा ओरिजिनेट होता है, आर्क इनिशिएट होता है और जहाँ पे जाके हीट मेरा मेल्ट करता है उसको कहा जाता है मेरा एनोड स्पेस। एनोड स्पेस के थोड़ा सा ऊपर तक का बोल देते हैं हम लोग क्या, एनोड आपका स्पेस, एनोड स्पॉट से, और कैथोड स्पॉट से नीचे तक कर देंगे हम लोग क्या, कैथोड स्पेस, और बीच में हो जाता है मेरा आर्क कॉलम। इन सब में आपका वोल्टेज ड्रॉप होते रहता है और ये मेरा वेरी करते रहता है, जो कैथोड स्पॉट है वो वेरी करते मेरा रहता है। ये बात किए थे। और टोटल वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे, उसके बारे में हम लोग फिर पावर देखे थे, वोल्टेज इनटू करंट। एक मेरा वोल्टेज ड्रॉप का एक मेरा इक्वेशन होता है जो हम लोग लेंथ और वोल्टेज ड्रॉप के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं कि लेंथ अगर मेरा बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा, इफ़ माई V2 जो आपका करंट है वो मेरा और घटेगा जब V1 मेरा बढ़ेगा। फिर बात की थी पोलैरिटी, पॉजिटिव, स्ट्रेट पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी में हम लोग इलेक्ट्रोड को नेगेटिव लेते हैं, रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड को नेगेटिव लेते हैं। जिसको नेगेटिव लेंगे वहाँ पे मुझे कम हीट मिलेगा, जिसको पॉजिटिव लेंगे वहाँ पे मुझे ज़्यादा हीट मिलेगा। यानी ज़्यादा हीट मिला वो उसको मेल्ट करने के काम आएगा, कम हीट मिला वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगा, इनिशिएट करेगा। और जहाँ पे मेरा वर्कपीस मेल्ट हो रहा है यानी इलेक्ट्रोड जहाँ पे मेरा मेल्ट नहीं हो रहा क्योंकि कम हीट मिल रहा है तो उसको कहा जाता है नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड। जहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोड मेल्ट हो जा रहा है ज़्यादा हीट की वजह से इसको कहा जाता है कंज्यूमर इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल के तौर पर मिग हो गया, SAW हो गया, SW AW हो गया, ये सब का सब सील्ड मेटल आर्ट वेल्डिंग, आपका मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रोड। उसी तरह टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड, जहाँ पे कंज्यूम मेरा इलेक्ट्रोड जो होता है वो मेरा कंज्यूम नहीं होता है।
फिर हम लोग बात किए थे और चीज़ों के बारे में, लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें मेरा डीप होता है और नैरो मुझे देखने को मिलता है वेल्ड बीड। अगर बात करेंगे डायरेक्ट वाले में, तो डायरेक्ट वाले में हम लोग क्या देखे थे, कंज्यूमर यहाँ पे होता है ना, वर्कपीस मेरा मेल्ट उतना हीट नहीं होता, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वाइड और सेलो आपको वेल्ड बीट देखने को मिलता है। फिर बात किए थे एसी का। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं एसी के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। एसी में कल मैंने कहा था शायद कि देखो मेरा बताने का कुछ अलग मकसद होगा, लेकिन बाद में मुझे स्टूडेंट एक बताया, वो मुझे बताई, तब मुझे याद पड़ा कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कल कहा था एसी या डीसी करंट के बारे में, तो मैंने कहा था कि डीसी करंट इसीलिए ज़्यादा खतरनाक होता है। मैं खतरनाक किस केस में बात कर समझना, वैसे देखो याद रखना एसी करंट आपका ज़्यादा मोर डेंजरस होता है डीसी से, ठीक है। वो मैं बोला था, क्या बोला था मैं आपको भी समझा देता हूँ। अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्या है कि ले लेता हूँ एसी करंट और डीसी करंट, तो घर में जो आपका आता है एसी करंट कितना आता है, 220 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट आता है। डीसी करंट में सपोज करो आपका 220 वोल्ट आता है। बात यहाँ पे करते हैं कि सर जब आप बोल रहे हैं कि एसी करंट मेरा ज़्यादा डेंजरस होता है, कैसे होता है, क्या रीजन होता है, तो रीजन पहला बात तो ये होता है कि एसी करंट मेरा साइनसोडियल वेव में आता है, साइनसोडियल वेव में जाता है, इस तरह से करता है, इस तरह से करता है। यहाँ पे मैक्सिमम इसको कहा जाता है पिक टू पिक, ये मेरा पिक जाता है, लेकिन ये पिक मैक्सिमम गया, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टर्म आपको पता है, ये बीच में जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे कहीं पे तब ना ये इसका वैल्यू जीरो हो जाता है, जिसके वजह से जब आपको करंट लगता है ना, तो करंट लगता है तो आपको झटका लगता है, और वो झटका लगते रहता है, मतलब आपका बॉडी वाइब्रेट करता है, आपका बॉडी क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। तो जब आपका बॉडी वाइब्रेट करता है, तो आप ये समझो कि एसी करंट मेरा ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि मेरा फ्लक्चुएट करते रहता है। लेकिन डीसी करंट क्या होता है ना, जब आप छुओगे, अगर आपका 220 वोल्ट का झटका लगता है, तो आप चिपक जाते हो, फेविकॉल की तरह उसमें चिपक जाते हो। वो फिर बोलेंगे सर ज़्यादा खतरनाक तो ये होगा। आप देखो ज़्यादा खतरनाक एसी करंट क्यों होता है, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ना पिक टू पिक, तो पिक टू पिक का वैल्यू, जैसे कि एसी करंट आपका आ रहा है 220, तो एक्चुअल में कितना होता है, एक्चुअल में अगर मैं बात करता हूं तो जो मेरा मैक्सिमम वोल्ट होता है वो मेरा √2 होता है आरएमएस, बेसिकली होता है वी आरएमएस वोल्ट को हम लोग निकालते हैं घर का, जो निकालते हैं, ठीक है, जो वी मैक्सिमम होता है √2 इंटू वी आरएमएस, और वी अगर मैं ये पूरा निकालता हूं तो क्या आ जाता है, √2 इंटू हो जाएगा 220, और यहाँ आ जाता है 311। ये बहुत कोई बच्चा पढ़ा होगा, है ना, ये इनिशियल फंडामेंटल चीज था। तो एक्चुअल में आपके घर में वोल्ट कितना मिलता है एसी करंट का, 220 जो है ना, वो 311 हो जाता है। तो अब ऐसी बात है डीसी एसी आपका ज़्यादा खतरनाक होता है एसी से। लेकिन हाँ, अब देखो और क्या है कि अगर एसी झटका आपको लगता है तो आपका पूरा बॉडी ना डैमेज हो जाता है, पूरा बॉडी आपका डिस्टॉर्ट हो जाता है। लेकिन जब डीसी झटका लगता है तो आपको देखो जहाँ झटका लगता है, जैसे कोई अगर मान लो चिपक, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, एसी करंट में चिपकता नहीं है। अगर आप ग्लू की तरह चिपकते ना, आप ऐसे करने लगते हो, ठीक है, डीसी में चिपक जाते हो पूरा, तो आपका वहाँ हाथ काला या जल जाएगा। लेकिन एसी में पूरा बॉडी आपका ना वो खराब कर देता है। फिर आप बोलेंगे सर जी एसी बार बार झटका अगर लग रहा, फिर हट रहा, जल रहा, हट रहा, तो बाबू जैसे मैंने कहा था ना, इंडिया में ये इसका वैल्यू होता 50 हर्ट्ज के आसपास होता है ना, कितना आता 50 हर्ट्ज, मतलब पर सेकेंड का अगर मैं बात करता हूँ, पर सेकेंड में 50 बार वो मेरा ऊपर नीचे पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी को चेंज करता है। तो हर 1 सेकंड में वो छोड़ता है। तो आपको बिल्कुल टाइम, मतलब 1 सेकंड में 50 बार छोड़ता है और 50 बार पकड़ता है आपको। तो जैसे पकड़ा मतलब वो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन छोड़ता पकड़ता है। तो वो ना आप किसी को भी एक थप्पड़ लगा दो या जोरदार लगा के रखो, जैसे समझ लो पत्थर आपके ऊपर रख देंगे, तो वो ज़्यादा आपको दर्द देगा, या फिर मैं मारते रहूँगा उस पत्थर से, ठीक है। तो ये ज़्यादा, इसलिए डीसी ज़्यादा आपका खतरनाक नहीं होता है, लेकिन ये चिपक जाता। वो इसीलिए कहा था कि डीसी करंट खतरनाक है, मैं इस सेंस से कह रहा था कि आपको अपने साथ फेविकॉल की तरह चिपका लेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, ये कुछ था जो मुझे बताना था, है ना। ये सभी चीज़ का आप लोग को ध्यान में रखना है। इसीलिए क्या करते हैं, और एक क्वेश्चन कि एसी और डीसी में किससे ज़्यादा इंसुलेशन देना पड़ता है, तो एसी करंट में इंसुलेशन का ज़्यादा जरूरत पड़ता है, इसलिए पीवीसी हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंसुलेशन दे दें। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा आपका खतरनाक होता है ना, दैट्स वाई। चलिए ये कहानी था, थोड़ा मैं आपको बता दिया, समझ गए कि नहीं। चलिए, तो बाकी मैं करंट के बारे में यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, है ना, करंट के बारे में पढ़ा नहीं रहा हूँ, एंड ना ही मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सभी 8, 9, 10 में 11 में आप लोग पढ़े होंगे। आप लोग सबका सब इंजीनियर हो, अधिकतर जो स्टूडेंट है वो जॉब वाले भी होंगे, तो पढ़े होंगे, ऐसा कोई बात है नहीं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं ऐसी बिल्डिंग की बात कर रहा था कि मेरा पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, मेरा पोलैरिटी फिक्स नहीं रहता है।
तो जिसके वजह से कभी ज़्यादा हीट मिलता है मेरा पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोड कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। उसी तरह वर्कपीस मेरा कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, मतलब कभी ज़्यादा हीट मिलेगा कभी वर्कपीस को, कभी ज़्यादा हीट मिलेगा इलेक्ट्रोड को। तो ना तो ये अच्छी तरह से इसको मेल्ट कर पाता, ना इसको मेल्ट कर पाता, यानी कि 50% हीट मिलता है मेरा एनोड पे और कैथोड पे। अब एनोड कैथोड किसको ही मान लो, इलेक्ट्रोड को मान लो, वर्कपीस को मान लो, यानी 50-50% हीट मिलता है। जैसे डीसी में मिलता था हमेशा जो पॉजिटिव रहता उसी को ज़्यादा मिलता था। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि मैं बोल दिया कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, तो इस केस में हमेशा आपको वर्कपीस में ही ज़्यादा हीट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। दैट्स वाई ये सूटेबल होता है किसी भी अगर आप करते हो, चाहे कंज्यूमर इलेक्ट्रोड रहे या नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड रहे, मेरा जो एसी होता है वो सूटेबल होता है, लेकिन बेस्ट नहीं कहा था। इसका अच्छा फायदा क्या होता है कि मेरा कैथोड क्लीनिंग यहाँ पे करते हैं। कैथोड क्लीनिंग मैंने क्या कहा था कि एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम वगैरह का करते हो तो ऑक्साइड के मतलब ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्शन करके ये ऑक्साइड का लेयर बना देता है। तो जब आप क्या करते हो इसको नेगेटिव बनाते हो तो नेगेटिव इसका था इलेक्ट्रॉन निकलता है, पॉजिटिव की हो जाता है, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है ऑक्साइड के लेयर को ही फाड़ देता है, हटा देता है, तो क्लीनिंग कर देता है। उसके बाद फिर पॉजिटिव बन जाता है मेरा क्या वर्कपीस, और वो मेल्ट होता है तो वो इसके ऊपर गिरता, तो फिर आपका आराम से वेल्डिंग होता, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेयर आपका हट जाता है। क्वेश्चन क्या रहा है, ये तो इलेक्ट्रिक से ज़्यादा क्लियर हो गया, चलिए अच्छी बात है। इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा अगर क्लियर हो गया डियर, अभी बताना तो बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। देखो मेरा हमेशा से मतलब ये रहा, अगर मैं फंडामेंटल कहूँ तो मैं ये जानने में ज़्यादा इच्छुक रहता हूँ कि उसका नींव क्या, कहाँ से वो पैदा हुआ, है ना, एकदम बेसिक ABCD में ज़्यादा। मैं कोई भी चीज़ को पढ़ रहा हूँ ना तो मैं हर एक, मैं आपको बिलीव होगा, मैं जब सेमेस्टर में पढ़ रहा था अपने इंजीनियरिंग में तो मैं हर एक सिंपल क्वेश्चन में करता था, ठीक है। जैसे फंडामेंटल इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग कभी ध्यान दियो इंटीग्रेशन क्यों करते हैं सर, इंटीग्रेशन डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो कभी कभी सर बोलते हैं कि ये क्या पूछ रहा क्वेश्चन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बनाना, तो मैं बोलता हूँ नहीं सर मुझे जानना है, कहीं ना कोई मकसद है। फिर वो चीज़ भले टीचर नहीं बता पाते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं कल बता दीजिएगा हमको, या सर्च करते तो मैं उसके पीछे लॉजिकल बहुत अच्छा फंडामेंटल चीज़ पता चलता है। ये आपको सबको ध्यान देना चाहिए, है ना, कुछ ऐसी बात नहीं है। चलिए तो ये मैंने कहा था। फिर आर्क ब्लो कहा था। आर्क ब्लो क्या होता है कि सर जी वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो वो आर्क को अपनी ओर खींचता है। लेकिन जब कॉर्नर में करते हैं तो अपनी ओर खींचेगा तो ज़्यादा आपका हीट, एक्सेस हीट यहाँ पे मिल जाएगा, एक्सेस हीट मिल जाएगा। ये वही बात है कि घर में 10 फैमिली है और आपको मिला 10 लाख रुपया, तो सब में 10,000 बढ़ गया। लेकिन मान लो कि 5 आदमी घर से चल गया तो आपको 5 आदमी को ज़्यादा पैसा मिल गया, तो वो नहीं होता कि ज़्यादा पैसा समझ नहीं पाता है और वो बाबला इंसान हो जाता, कुछ भी करने लगता है ना। इसलिए आदमी को संभल के देना चाहिए। FM भी आप पढ़ा दिए, बिल्कुल मैं FM जिस तरह अगर पढ़ा दिया तो क्रिस्टल, ये देखो मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जब आप क्वेश्चन लगाओ तब आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा हुआ है। और हाँ, अगर कभी दिक्कत होता है कहीं पे भी, जो वो कब होगा जब मैं उसको ऊपर ऊपर बता के पार करूंगा, तभी जाके दिक्कत होगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कहा था खासकर मैं ए की बात करूँ, ए एग्जाम्स का, महाजन को मैं एक मैं पढ़ाया था महाराष्ट्र का, आप जाके सर्च मारना, अभी भी कुछ लेक्चर आपको मिलेगा इन्फिनिटी एकेडमी में। क्या इन्फिनिटी एकेडमी या फिर द इन्फिनिटी एकेडमी, है ना, वो मेनली यूपीएससी का तैयारी करवाती है, आई मीन यूपीएससी में इंजीनियरिंग का इस तरह का तैयारी करवाती है। वहाँ पे मैंने महाजन को पढ़ाया था और फर्स्ट बैच को पढ़ाया था, वो लड़का फर्स्ट था, शायद 1 साल पहले का बात है। तो जब मैं एक बार पढ़ाया था ना और कुछ रीज़न के वजह से मेरा घर में कुछ प्रॉब्लम इशू हो गया था, तो मैं कुछ सब्जेक्ट को पढ़ाना छोड़ दिया। तो टीचर बहुत सारे टीचर हैं, यहाँ तक कि 20 साल 30 साल पुराने एक्सपीरियंस टीचर, तो सारे के सारे स्टूडेंट एकदम मतलब ऐसा कर दिए कि सर पढ़ना तो उत्तम सर से पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना, क्योंकि उतना तो हम लोग को पहले से आता है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे पहले आप लोग की तरह जॉब करते हैं कहीं ना कहीं, वो जेई है ए है, ठीक है। तो उन लोग को बोलते सर इतना तो मुझे पहले से ही पता है, तो ये मैं तो खुद पढ़ा दूंगा उतना, तो ये आप मत पढ़ाइए। क्योंकि तो फिर बाद में क्योंकि टीम से आता था कि सर आप क्या ही ऐसा पढ़ा दिए कि लड़के किसी का पसंद ही नहीं कर रहे हैं, आपको ही पढ़ाना पड़ेगा। तो फिर मैं डेली 7-7 घंटा पढ़ाता था, मॉर्निंग में शायद 3-4 घंटा, शाम को 3-4 घंटा, और एक महीना में 95, शायद 15 दिन में आप समझ सकते हो, एक दिन में शायद मैं 7 घंटा पढ़ा रहा था, तो समझ सकते हो मैं कितना पढ़ाया था, है ना। अच्छा खासा शायद 100 घंटा के से पार हो गया था, उतना मैं पढ़ाया था विदिन 15 डे और सिलेबस को कंप्लीट करा था। तब जाके वो खुश हुए थे कि सर मुझे आप मुझे अगर 15 घंटा पढ़ाएगा दिन में तो मैं पढ़ लूंगी, कहने का मतलब है, तो वो चीज़ होता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल विकास, फर्स्ट लॉ का इक्वेशन मैं करवा दूंगा। तो ये तो आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो आप टीम से बात करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। हाँ लेकिन ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाएगा तो मुझे आप लोग को ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, तब तो मैं पढ़ाऊंगा। अभी भी देख लो मुझे सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट दिया गया है और सबसे ज़्यादा सिलेबस दिया गया है, इसलिए मैं देखोगे यहाँ पे दिन भर में 3-4 टाइम पढ़ाता हूँ, बाकी फैकल्टी एक टाइम पढ़ाते हैं या इस तरह से, तो क्योंकि ज़्यादा सिलेबस है। और मैं छुट्टी भी बहुत कम लेता हूँ, संडे को भी पढ़ाता हूँ, ऐसे भी पढ़ाता हूँ।
चलिए, तो आर्क ब्लो क्या था समझ गए कि यहाँ पे कॉर्नर में ज्यादा हीट मिलता है तो क्या करते हैं, बगल में जब एक मेटल पीस रख देते हैं तो इसको भी कुछ हीट मिलता है, इसको भी आर्क मिलता है, तो ये आर्क जो होता है जितना चाहिए उतना ही मिल जाता है वर्कपीस को और काम मेरा बन जाता है। ये ज्यादा मुझे डीसी में देखने को मिलता है सीवियर, एसी में मुझे कम देखने को मिलता है, इसमें चेंज होता रहता है तो हीट ज्यादा नहीं मिलता है। डीसी में लगातार हीट मिलता है, एक को अगर हीट ज्यादा मिले तो ज्यादा मिलते रहता है, तो आपको ज्यादा ये चीज देखने को मिलता है क्या, आर्क ब्लो। आर्क ब्लो से एक तरह से वेल्डिंग डिफेक्ट क्यों कहा था, क्योंकि आर्क ब्लो से आपको स्पेटर निकलता है, छिटकने लगता है, ज्यादा हीट की वजह से क्या होता है कि वो छिटकने, कोई चीज को ज्यादा उबालो ना, पानी को ज्यादा उबालो, जब पानी को ज्यादा उबालते हो तो क्या होता है, लेकिन पानी का बूंदे निकलता है, होता है कि नहीं चीज, सेम चीज इस तरह का इसमें देखने को मिलता है, तो इससे क्वालिटी और आपका प्रोडक्ट भी खराब होता है। तो स्पेटर से बचने के लिए क्या करते हो, आप आर्क ब्लो को नहीं बनवाना चाहते हो। आर्क ब्लो कब नहीं होगा, जब आपका डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। डिफ्लेक्शन कब नहीं होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड आपका नहीं बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही, तो यहाँ पे क्या था, आर्क ब्लो भी आप कर ही सकते हो, मतलब ज़्यादा मिनिमाइज नहीं कर सकते हो, तो आप यहाँ पे मेटल लगा के उसको मिनिमाइज कर सकते हो। और कौन सा मेटल लगाएं, जो मैग्नेटिक लाइन वगैरह को पास करे, है ना। चलिए, ये मैंने कहा था। फिर इलेक्ट्रोड की मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोड को दो तरह यूज कर सकते हैं, या तो फिलर मटेरियल की तरह, फिलर मटेरियल जब वो खुद मेल्ट करे, खुद कंज्यूम हो जाए, तो उसको कंज्यूमर इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जितने भी कंज्यूमर आपका कंज्यूम को होने वाला इलेक्ट्रोड प्रोसेस है, उन सब में हम लोग इलेक्ट्रोड फिलर की तरह यूज करेंगे, मैं आगे चलकर बताऊंगा, है ना। और कुछ मेरा ऐसा वेल्डिंग है जहां पे जो इलेक्ट्रोड होगा वो मेरा क्या होगा, कंज्यूम नहीं होगा। तो अगर मेरा इलेक्ट्रोड मेरा नॉन कंज्यूमल है, जैसे टंगस्टन टीआईजी हो गया, ये में जैसे एमआईजी हो गया, में आपका ये सभी अभी समझ अगर नहीं आ रहा है एमआईजी टीआईजी, तो आप पढ़े हो नहीं हो ना। जब तक आप पढ़े नहीं हो और मैं बता रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, जब पढ़ जाओगे फिर आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आप रिवीजन करोगे ना कि अच्छा आप मुझे समझ आ रहा सर टीआईजी और एमआईजी का कहाँ बात कर रहे थे। या सिल्डर मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया, तो इन सब में क्या होता है, जैसे टीआईजी, तो टीआईजी में मेरा इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होता है, तो ये अगर नहीं कंज्यूम होगा तब हम लोग एक्स्ट्रा बाहर से फिलर मटेरियल यूज करते हैं, जिसको फिलर रड कहा जाता है। वो क्या करता है, मेरा फिल करने का काम करता है, दोनों के बीच में जो खाली जगह रहता है उसको मेल्ट करने का और फिल करने का काम करेगा, वेल्ड करने का काम रहेगा। अच्छा, एक मेरे स्टूडेंट बोला गया था कि सर अगर दो पीस है और वर्क पीस अगर मेल्ट कर रहा खुद ही, तो मैं क्यों फिलर मटेरियल का यूज करूंगा, इलेक्ट्रोड का फिलर रड का यूज करूंगा। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा डायरेक्ट करंट में, तो यहाँ पे अगर देख सकते हो कि डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव में वर्कपीस मेरा क्या ज्यादा हीट मिल रहा है, तो मेल्ट करके खुद जॉइंट हो जाएगा। भाई साहब, जब ये खुद मेल्ट हो जाएगा और इस दोनों पीस को यहाँ बीच में वेल्ड कर रहे हो, तो ये कट जाएगा ना, क्योंकि ये गड्ढा में जो मेटल घुसेगा यही वाला पिघल पिघल के घुसेगा, तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ से मतलब समझ रहे हो ना, ये पूरा फ्लैट नहीं होगा, थोड़ा धस जाएगा, क्योंकि वही मेल्ट के अंदर जाएगा। तो दैट इज वाई हम लोग फिलर मटेरियल का यूज करते हैं, उसका शेप जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगा। चलिए, ये कहानी था। और हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इलेक्ट्रोड मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट का, यानी कि वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट का इंटीग्रल पार्ट होता है। इलेक्ट्रोड तो चाहिए, क्योंकि जब तक आपका दो चीज नहीं रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तब तक तो मेरा कैसे पूरा का पूरा सर्किट पास होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे जाएगा। तो इलेक्ट्रोड मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट का इंटीग्रल पार्ट होता है, अंदरूनी भाग होता है। लेकिन फिलर रोड बाहर से मंगवाते हैं जब जरूरत पड़ता तभी। ठीक है, ये कहानी था। वेल्डिंग की पीडीएफ भी अपलोड कर दीजिए। वेल्डिंग की पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ क्या डियर रसी, वेल्डिंग का पीडीएफ नहीं हुआ क्या। वेल्डिंग का पीडीएफ मुझे लग रहा है आज मैं करवा दिया हूँ, आज हम लोग शायद चेक आज किए हैं क्या, आज मैं किया था ना, आज मैं करा हूँ, आप प्लीज़ आप चेक करना। और मुझे लग रहा है आज मैं किया हूँ, मुझे जहाँ तक याद है, अगर नहीं हुआ तो मैं करवा दूँ, कोई लड़का अगर हुआ तो मुझे कंफर्म करिएगा, जहाँ तक मुझे याद है मैं किया हूँ। चलिए, इतना कहानी था। फिर मैंने बात करता फ्लक्स का। फ्लक्स क्या होता है कि फ्लक्स को भी इलेक्ट्रोड के ऊपर कोट करा के करवाता है, क्यों अभी हम लोग बताएंगे। इलेक्ट्रोड को कोट करवाता है, या फिर कभी कभी क्या करते हैं, कोट अगर नहीं करते हैं, अभी हुआ, मैं किया था डियर बहुत पहले, क्योंकि मैं 6 बजे से तो डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ लाइव, तो 6 बजे के बाद तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, समझ आए मेरी बात कि नहीं। एक सेकंड, हाँ हेलो, नहीं हो गया। ओके ठीक है। वो बेसिकली आप लोग का वोल्टेज से रिलेटेड प्रॉब्लम था, पावर फेलियर का, तो वो ठीक हो गया। मैंने बेसिकली मैकेनिक्स का कॉल। हाँ, तो मैं क्या करता, फ्लक्स को भी दो तरह यूज़ करते हैं, एक तो कोटेड की तरह यूज़ करते हैं, है ना, या तो कोट कर देंगे इलेक्ट्रोड मेरा है ना, ये वर्कपीस, इलेक्ट्रोड के चारों ऊपर एक कोटिंग कर देंगे, पेंट कर देंगे, पेंट। या फिर इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करेंगे, अलग तरह से यूज़ करते हैं, जैसे इसको हम लोग गैस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, या फिर ये पेस्ट की तरह भी यूज होता है, पेस्ट जैसे कोलगेट होता है ना, पेस्ट करते हो ना आप, है ना, जो आपका टूथपेस्ट होता है वो पेस्ट की तरह यूज़ करते हैं। या फिर इसको अगर मैं बात करूँ रॉड की तरह भी यूज़ किया जाता है, या फिर अगर लिक्विड की तरह भी यूज़ किया, अलग अलग काम की तरह अलग अलग तरह यूज़ करते हैं, तो ये भी यूज़ करते हैं। तो तब क्या होता है, ये सेपरेट फ्रॉम द रॉड, तब रेड से ये सेपरेट रहता है। कब, जब हम लोग कोटिंग नहीं करेंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर तब,
ठीक है, ये रहा बीच में इलेक्ट्रोड है और आपका समझ सकते हो कि यहाँ पे रेड कलर से आई मीन ब्लैक कलर से कोटिंग करा गया है। अब बारी आता है सर फ्लक्स क्या है ये तो बता दो। तो अब देखो यहाँ पे फ्लक्स का फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आर्क को इनिशिएट करके रखता है, आर्क को बनाए रखता है। ठीक है, आर्क को इनिशिएशन करने का काम कौन करता है, मेरा फ्लक्स करता है। अच्छा ठीक है, मेंटेन करता है, ये बनाए रखता है। अच्छा, इसके अलावा और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये दोनों हो जाता है, मेंटेन करना भी बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, और दोनों का काम क्या होता है कि जो स्लैग आपका बनता है, जब फ्लक्स मेरा मेल्ट होता है ना, जो फ्लक्स है कोटिंग के अंदर, जो फ्लक्स है जब मेल्ट करने लगता है तो स्लैग बनाता है। अब स्लैग क्या होता है, स्लैग का खासियत होता है कि गंदगी को अपनी ओर ले आता है, और ये इतना हल्का होता है, इतना कम डेंसिटी का होता है कि सबसे ऊपर आके होता है। मैं आप लोग को समझाया था कल कि आप पिघालते हो कोई चीज़, लोहा वगैरह कोई चीज़ पिघालोगे ना, खासकर मेटल पीस, लोहा पिघालो, चांदी पिघालो, आप देखोगे ऊपर में ना एक लेयर चढ़ जाता है, जैसे दूध का छाला होता है ना, वैसे आपको लेयर ऊपर में आ जाएगा, जो थोड़ा सा क्या हो रहा, डीप कलर का रहेगा, काला काला जैसा रहेगा। वो क्या करता है ना, दुनिया से इसको बचा के रखता है। होता है ना मम्मी पापा जैसा कि नहीं ये मेरा शील्ड है ना, कैप्टन अमेरिका जैसा, तो ये शील्ड बना के रखता है, आर्मर जैसा होता है आपके बॉडी का, जैसे हम लोग बुलेट प्रूफ होता है, वो बचाता है इन्वायरमेंट, क्योंकि एयर से रिएक्शन करके क्या होता है, खराब कर देता है, ऑक्साइड बना देता है। तो ये जब स्लैग बनाता है तो स्लैग मेरा चूंकि बहुत ही कम डेंसिटी का होता है, तो तैरते तैरते मेरा क्या होता है, सबसे ऊपर आ जाता है, और ये प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर से, और साथ ही साथ मेरा ये कंट्रोल करता है मेरा कूलिंग रेट को भी, क्योंकि हाई कूलिंग रेट अगर जल्दी किसी चीज़ को ठंडा कर देंगे, ये भी मैं आपको समझाया था, है ना, गर्मा गर्म रड को अगर आप पानी में डाल दोगे, उसको क्वेंचिंग कहा जाता है, क्वेंचिंग। ठीक है, तो क्वेंचिंग अगर आप कर देते हो तो उसमें क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेस आ जाता है। ये मैं आपको मटेरियल साइंस में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल जान लो इस तरह से कि अगर आप गर्मी में खेलते हो, पूरा गर्मी में खेलो, अचानक ठंडा पानी को टच करते हो तो आपको सरद बुखार हो जाता है, तो मम्मी कहती है थोड़ा बेटा ठंडा वाला फिर नहाओगे, तो वही कहानी यहाँ पे है। तो उसको क्या होता है, एक कूलिंग, मतलब कि धीरे धीरे ठंडा होना ही बेटर है। धीरे धीरे ठंडा होगा तो मोलिक्यूल्स आराम से सेट होगा, है ना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, वैसा हाल है। तो कंट्रोल वे में आपका कूलिंग होता है, जिससे प्रॉपर्टी आपको अच्छा मिलता है वेल्डिंग का, राइट। अच्छा, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो क्या होगा, क्रैक वगैरह देखने को मिलेगा वेल्ड पीट में। अब सेकंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम किसका होता है, फ्लक्स का। ये सभी फ्लक्स का फंक्शन है, ठीक है, फ्लक्स का फंक्शन है। फ्लक्स का और काम क्या होता है, ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ द फ्लक्स, जब मेरा फ्लक्स को मैं मेल्ट करता हूँ, मेल्टिंग करता हूँ, है ना, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ द फ्लक्स इट ऑल्सो फॉर्म गैस, कुछ मेरा गैस को भी ये प्रोड्यूस करता है। उससे जब जलता है, जैसे आप खाना जलता है तो गैस निकलता है ना, किसी से को जलाते हो आपका गैस निकलता है, तो गैस निकलता है। अब ये क्या होता है, जहाँ पे वेल्ड होता है ना, वो चारों तरफ से एक इन्वलॉप का काम करता है, मतलब घेरने का काम करता है, हवा। अब ये जो आपका एयर है, ये घेरने का पीछे मकसद क्या है, मकसद ये कि मेरा ऑक्सीडेशन से बचाता है, ऑक्सीडेशन से बचाता है, क्योंकि एयर से ऑक्सीडेशन करके क्या होगा, मैंने कहा था एल्यूमिनियम को वेल्डिंग करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, आयरन तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, है ना, तो उससे क्या होगा, खराब हो जाता है मेरा, उससे बचाता है। साथ ही साथ मेरा फ्लक्स जो होता है एक तरह से एलॉय का काम करता है। आपको पता है कि स्टील जो होता है, स्टील भी एक तरह का आयरन होता है, कास्ट आयरन भी आयरन होता है और आयरन भी आयरन ही होता है, लेकिन बेस्ट कौन सा होता है, स्टेनलेस स्टील। स्टील में भी स्टेनलेस, जंग नहीं लगता है, वो भी स्टील कास्ट आयरन से तो अच्छी है। क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें एलॉय मिला गया, क्योंकि ये भी तो मेनली आयरन ही होता है। मेनली इसमें अगर बात करें स्टील में, तो स्टील में कितना आयरन होता है मैं आपको बताता हूँ, 2.1 मैक्सिमम मिला जाता है आयरन, और बाकी लगभग अगर बात करेंगे 98% तक इसमें आयरन ही होता, सॉरी 2% कार्बन और 98% आयरन। और कास्ट आयरन में क्या होता है, 2.1 से लेकर 6.67 तक परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है, और फिर बाकी बात करेंगे जैसे 7% हो गया तो सब 93% तक इसमें क्या मिला जाता है, आपका आयरन। और कुछ एलॉय भी मैं यहाँ पे मेजर बता रहा हूँ, यहाँ पे मिलाते हैं, जैसे मैंने कहा था स्टेनलेस स्टील, जंग से बचाने के लिए क्रोमियम मिलाते हैं, टंगस्टन मिलाते हैं, वेनेडियम मिलाते हैं, जिंक मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं, इस तरह का कई और चीज़ भी मिलाते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन कार्बन आयरन। अब क्वेश्चन नहीं आता है सर कार्बन क्यों मिलाते हैं, हार्ड बनाने के लिए। जो आपका पिग आयरन होता है, जो प्योर होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मतलब लोहा को भी ऐसे दबाओगे ना दब जाएगा। आपको जो लोहा हार्ड मिलता है नहीं, क्यों, इसको हार्ड बनाया गया, कार्बन का मतलब ही जितना कार्बन मिलागा उतना हार्ड, इसलिए देखो कास्ट आयरन आपका ब्रिटल कहा जाता है, लेकिन स्टील मेरा स्टेनलेस स्टील जो स्टील होता है वो मेरा कहा जाता है इलास्टिक, है ना। इलास्टिक मतलब उसको क्या कहते हैं, ब्रिटल हो गया, एंड इसको कहा जाता है मेलियाबल, कहा जाता है मेलियाबल, है ना, मेलियाबल कहा जाता है। ऐसा क्यों मेलियाबल, आप देखोगे स्टील रूल मेरे पास भी था, हाँ ये रहा, देखो ये तो सब कोई बच्चा यूज किया होगा, इंजीनियरिंग तो स्किल नहीं है, स्टेनलेस आपका स्टील कहा जाता है, स्टील रूल कहा जाता है, स्टील का बना हो रहता है ये। इसको देखो मैंने बेंड करा, छोड़ दिया, फिर आ गया ना ओरिजिनल शेप एंड साइज में, जैसे फोर्स मैंने अप्लाई करा, इसका शेप एंड साइज चेंज हो गया, लेकिन फोर्स जैसे मैंने रिमूव करा वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया। ये क्यों आया, ये इसलिए आया डियर स्टूडेंट, बिकॉज इसके अंदर जो है ना वो मेरा कैसा है, मेलियाबल प्रॉपर्टी है, मतलब मेलियाबल नहीं बोलेंगे इसको, डक्टाइल, यस मैं तभी से याद कर रहा था, डक्टाइल,
मेरा का स्टील जो होता है वो डक्टाइल होता है, डक्टाइल होता है, राइट। हाँ, अगर प्योर आयरन बोलोगे तो रॉट आयरन को, वेरी वेरी नाइस सियम, वो भी मैं याद कर रहा था। प्योर आयरन जो होता है वो मेरा रॉट आयरन सबसे प्योर होता है ना, रॉट आयरन। मैं पिग आयरन क्यों बता रहा था कि पिग आयरन से आयरन वगैरह को बनाया जाता है उस प्रोसेस से, है ना। पिग आयरन मेरा प्यूरिफाई से आगे बाकी चीज़ों को बनाया जाता है, पिग आयरन से सभी चीज़ों को बनाया जाता है, इसीलिए मैं कह रहा था, ठीक है। रॉट आयरन को से प्योर कहा जाता है। मैं ये आप पिग आयरन क्यों लिया ना, इसके पीछे बहुत बड़ा फंडामेंटल चीज़ है, ये चल कर मैं आपको मटेरियल साइंस में बहुत प्यार से समझाऊंगा, आप टेंशन ना लो। और ये होता है मेरा ब्रिटल, क्यों ब्रिटल होता है, क्योंकि इसमें कास्ट आयरन, ये कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज मेरा ज़्यादा है। तो खैर इतना मैं नहीं जाता हूँ, एंड लौट के आता हूँ यहाँ पे कि ये मेरा क्या करता है, एलॉय का काम करता है, मतलब थोड़ा हार्ड और अच्छा बनाता है। एलॉय मिलान से वो थोड़ा हार्ड हो गया ना, तो ये काम मेरा करता है। चलिए बाकी पिग आयरन, रॉट आयरन, है ना, मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, डेड माइल स्टील, ये सब जो होता है ना, सब में अलग अलग तरह की चीज़ होता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। चलिए फिर मैंने कहा था जो कोटिंग हम लोग करते हैं फ्लक्स का, ये कितना तरह का कोटिंग करते हैं। तो मैंने कहा था कि सेल्यूलोज का भी कोटिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका वुड भी हो सकता है, कॉटन भी हो सकता है। अच्छा, रूटाइल का बात कर रहे थे, बेसिकली टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, उसका हम लोग कोटिंग करते हैं, है ना। या हो सकता है ये गैस की तरह भी यूज़ करा गया। मैंने कहा था ना कि कोटिंग का काम क्या होता है भाई, गैस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, है ना। उसको बचाना है, मेरा वेल्ड बेड को बचाना जहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं। एसिडिक भी होता है, जिसको ए इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ये क्या होता है, मेरा मेटल ऑक्साइड और क्वार्ट्ज मिला के बनाया जाता है, सेरामिक की तरह बिहेव करता है ये, है ना। और ऑक्साइड जो होता है ओ, जिसमें आयरन ऑक्साइड और सिलिका रहता है। और बेसिक का बात करेंगे तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट वगैरह लेते हैं एज ए फ्लक्स के रूप में, जिसका कोटिंग करते हैं। नाउ अब बात करते हैं क्या फंक्शन ऑफ कोटिंग एलिमेंट, अलग तरह का कोटिंग जो करते हैं उससे क्या क्या बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं क्वार्ट्ज का, जैसे SiO2, है ना, SiO2 का अगर बात करेंगे तो जस्ट मैंने कहा था ना ऐसा इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, सिलिका का। तो मान लो यहाँ पे सिलिका ऑक्साइड है, सिलिका ऑक्साइड क्यों मिलाते हैं सर, सिलिका ऑक्साइड का कोटिंग क्यों करते हैं, ये मेरा इंप्रूव करता है मेरा विस्कोसिटी को, विस्कोसिटी इंप्रूव करता है, साथ ही साथ करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल का कैरिंग कैपेसिटी को भी मेरा बढ़ाता है। अब बात करते हैं MnO का, है ना, MnO का मैग्नीज ऑक्साइड, ये इंप्रूव करता है मेरा वेल्डिंग स्पीड को, है ना। ये प्रॉपर्टी को इन्हांस करता है, डीपर पेनिट्रेशन मेरा करने में हेल्प करता है, राइट, ओके। और अगर बात करेंगे, जैसे बात करो आपका जो मैंने क्या है, कोटिंग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोड में भी, तो इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है, तो मेल्ट होकर वर्कपीस में जाएगा तो ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा, है ना, ज़्यादा पेनिट्रेट, स्पीड जल्दी, वेल्डिंग स्पीड जल्दी का होगा, है ना। विस्कोसिटी मतलब विस्कोसिटी आपको तो पता ही है, विस्कोसिटी क्या होता है, फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो करने से जैसे रोकता है। जैसे फ्रिक्शन का बात करेंगे हम लोग, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, फ्रिक्शन पढ़ते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे आपको बालू में चला रहे हो तो रोकता है, जिधर आप मोशन करते हो जस्ट अपोजिट साइड में मेरा फ्रिक्शन लगता है, चलने से रोकता है, तो ये वरदान भी होता है, इसी की वजह से हम लोग चल पाते हैं, है ना। नहीं तो पता चला फिसलते रहोगे, बर्फ में चल के दिखाओ, नहीं चल पाते हो, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं लगता, कम से कम लगता है। तो उसी तरह विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी मेरा एक लेयर को, फ्लूइड का बात करते हैं, विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए यूज किया जाता है। फ्लूइड में एक लेयर, जैसे पानी भी रहता है, लेयर बाय लेयर बहता है, मतलब एक लेयर बहुत ही स्पीड बहेगा तो दूसरा लेयर स्लो बहेगा, तीसरा लेयर और स्लो, नीचे आते आते ना बहुत एकदम रुक जाता है। इसलिए जब आप देखते हो इस तरह पाइप कोई रहता है, पाइप में पानी बहता है, तो सबसे नीचे वाला लेयर को आप कभी ध्यान से देखना, आपको लगेगा ना नीचे वाला लेयर बह ही नहीं रहा और ऊपर वाला लेयर आराम से बह रहा। तो धीरे धीरे क्या होता है उसका, मेरा बाद में डिस्कस करेंगे, सब फ्लूइड का कहानी है। तो माय पॉइंट इज विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो, ये फ्लो को रोकता है, तो विस्कोसिटी को इंप्रूव करता है ताकि जल्दी जल्दी फ्लो हो, जल्दी मेल्ट करे, क्लियर, ये चीज़ है। चलिए एंड इसका बात करेंगे, ये हो गया वेल्डिंग स्पीड। अगर बात हो रूटाइल का, टाइटेनियम ऑक्साइड का, टाइटेनियम ऑक्साइड क्या करता है, मेरा स्टेबिलिटी को, आर्क स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, मतलब ज़्यादा देर तक आर्क बने रखता है, और ये खासकर यूज किया जाता है बेस्ट इन DC, है ना। फिर बात करेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये मेरा ग्रेन रिफाइनमेंट करता है, ग्रेन जो आपका जब वेल्ड हो जाता है ना, तो मैंने कहा था ना वेल्ड जो आपका बीट होता है जहाँ वेल्डिंग करते हैं, उसका हार्डनेस इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना स्ट्रेंथ होता है कि वर्कपीस से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है उसका, तो ग्रेन को रिफाइनमेंट करता है, जब तक रिफाइन नहीं करेगा तब तक वो मेरा स्ट्रेंथ नहीं देता है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको लाइमस्टोन कहा जाता है, ये रिमूव करता है मेरा किसको, यह आपके सल्फर को रिमूव करता है और फास्फोरस को, ये दोनों को रिमूव करने में हेल्प करता है। क्यों भाई, क्यों रिमूव करता है, जैसे सबसे बड़ा रीजन होता है मेरा सल्फर, सल्फर क्या करता है ना, ये मेरा ब्रिटल कर देता है, वही हाल है, अगर ब्रिटल कर जाएगा, ब्रिटल समझ लो ना, ब्रिटल मतलब अगर उसको फोर्स, इम्पैक्ट फोर्स दोगे तो फट से टूट जाएगा। ये समझ लो जैसे चौक होता है, जैसे व्हाइट बोर्ड में, पहले ब्लैक बोर्ड आप लोग पढ़ते होंगे, कभी ना कभी देखे होंगे, चौक होता है चौक, उसको आप ऐसे टोटो या ईंट ले लो, ब्रिक को जाएगा ऐसे करो, फट से टूट जाएगा, है ना। तो वो प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, कैसा प्रॉपर्टी, इस तरह का फोर्स भी अप्लाई करो तो बेंड हो जाए,
छोड़ो तो फिर आ जाए, ये होना चाहिए, ठीक है, वैसा होना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट लोहा को थोड़ा सा ही फोर्स लगेगा फट से टूट जाएगा या फिर बीच में क्रैक हो जाएगा, वो नहीं चाहते हैं। तो ये सल्फर जो होता है, सल्फर को हटाने का काम होता है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों? कैल्शियम ऑक्साइड जैसे डालेंगे अपने आप को अट्रैक्ट कर देगा, अपने साथ मिलाकर उसको हटा देता है, ठीक है। चलिए ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या, कैल्शियम फ्लोराइड का, यानी CF2। ये रिमूव करता है मेरा हाइड्रोजन को, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अगर रहेगा तो एक मेरा बहुत ही डिफेक्ट होता है जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट। अब ये क्या होता है ये भी मैं मटेरियल साइंस में बताऊंगा। देखो ये सब ना आपस में कनेक्टेड थोड़ा है, तो ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल में वहाँ पर डिस्कस करेंगे। समझ लो कि हाइड्रोजन से होने वाला कुछ एक डिफेक्ट होता है। फिर बात करेंगे कैल्शियम, आपके कैल्शियम कार्बोनेट का। इससे अगर बात करेंगे तो ऑब्जॉर्व करता मॉइस्चर को। भाई साहब एनवायरमेंट में मॉइस्चर भी होता होगा, वेल्डिंग का तो हो सकता है कुछ मॉइस्चर भी अंदर आ जाए, वो भी गैस डिफेक्ट करेगा। अगर अंदर में चल गया, जैसे वेपर अंदर चल गया, पानी अंदर चल गया, ठीक है, तो वो पानी वेपर के फॉर्म में जब मेल्ट होगा, वो बर्फ, मान लो आपने अंदर पानी चल गया, वेपर चल गया, और जैसा वेल्डिंग करो तो टेम्परेचर बढ़ेगा और वो मेरा पानी वेपर बन जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अब वो जो गैस बना वो बाहर निकलना चाहेगा, अगर जगह मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वहाँ पे डिफेक्ट कर देगा अंदर में खाली जगह, और अगर बाहर निकल भी जाएगा तो भी हॉल वगैरह क्रिएट हो जाता है, हल्का हल्का देखते हो, तो ये क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। उस तरह एल्युमिनियम आपका मैंगनीज हो गया, टाइटेनियम हो गया, है ना, सिलिकॉन हो गया, ये डीऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है, मतलब कि ऑक्सीजन से बचाता है ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड का लेयर बनाता है, उससे बचाने का काम करता है। इतना समझ गए ना? चलिए इतना अगर आप समझ गए तो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। अब बात करते हैं किसके बारे में, देखो अब बात करते हैं फ्लक्स जो होता है। फ्लक्स वो सील्डेड गैस भी हो सकता है और इनर्ट गैस भी हो सकता है, सील्डेड गैस भी हो सकता है, इनर्ट गैस भी हो सकता है, और दोनों डज नॉट प्रोड्यूस स्लैग। अब ये दोनों को मैं क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये दोनों मेरा स्लैग नहीं बनाता है, दोनों मेरा स्लैग नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि फ्लक्स जब मेरा मेल्ट होता तो मेरा स्लैग बनाता है, फ्लक्स मेरा मेल्ट होकर स्लैग बनाता, तो और यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि फ्लक्स मेरा स्लैग नहीं बनाता है। ये दोनों कौन, सील्डेड गैस, क्योंकि ये गैस है, और गैस में भी कौन सा, एक मेरा सील्डेड गैस का बात करें, इनर्ट गैस का बात करेंगे। अब इन दोनों का बात करेंगे, जैसे सील्डेड गैस का, तो ये कब होता है, जब रिजल्ट ऑफ मेल्टिंग दी फ्लक्स, जब मेरा फ्लक्स मेरा मेल्ट करता है, फ्लक्स मेरा मेल्ट करता है, तब मेरा सील्डेड गैस बनता है। और अब देखो मेरा बात समझने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ ना सील्डेड गैस का, तो सील्डेड गैस एक्सटर्नली लगाने का जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि ये मेरा जो जब यहाँ पे ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ फ्लक्स, जब मेरा मेल्ट करता है तो कुछ गैस बनाता है, तो ये गैस जो होता है सील्डेड गैस, सील्ड मतलब क्या होता है, सील्ड मतलब रोकने वाला, बचाने वाला, तो सील्डेड गैस ये बनाता है। और ये गैस जो होता है, ये कब होता है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी निकलता है, जो क्या करता है, बचाता है आपका। अच्छा ठीक है, लेकिन इनर्ट गैस जो होता है ये एक्सटर्नली रिक्वायर्ड पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसा सील्डेड गैस, कुछ इनर्ट गैस होता है जो एक्सटर्नली रिक्वायर्ड, जैसे कि हीलियम, आर्गन, ये भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा इसका प्रोवाइड क्यों, क्योंकि हीलियम आपका नोबेल गैस है, आर्गन भी नोबेल गैस होता है। हीलियम का बात करेंगे He, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। आर्गन 18 होता है, आर्गन का 18 होता है। तो अगर मैं बात करूंगा इसको, तो एटॉमिक नंबर आपको याद है, अगर ये पता तो आपको कन्फिग्रेशन भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहला घर में 2 जाएगा, दूसरा घर में 8 जाएगा, कैसे बढ़ता है, 2n² में बढ़ता है। n यानी ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये n = 1 है, ये n = 2 है, तो आप पुट करो यहाँ पे n = 1 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 का 2 यानी 2। अगर 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 का 2 यानी 2 2 4 2 8, तो सेकंड में 8 गया। तो देखो 2 और 8, और इसमें बात करेंगे तो 2 8 8 हुआ, 2 8 10 और 8 18। तो आउटर मसल में कम से कम ऑक्टेट फिल होना चाहिए डुप्लेट के बाद। तो डुप्लेट अगर फुल हो गया है तो 8 फुल होना चाहिए, अगर 8 नहीं है तो ये रिएक्शन करेगा, यानी भूखा रहेगा, किसी ना किसी से रिएक्शन करेगा। जैसे ऑक्सीजन का होता है, हीलियम का, आई मीन हाइड्रोजन का होता है, और कई गैस का होता है, नाइट्रोजन का होता है, ये सभी N2 के फॉर्म में रहता है, O2 के फॉर्म में रहता है ना, H2 के फॉर्म में रहता है। क्यों? क्योंकि ये सभी का आउटर मसल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं रहता है, ऑक्टेट नहीं रहता। ये डुप्लेट तो रह ही जाता है, क्योंकि डुप्लेट तो हीलियम से स्टार्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही, इसका सबका ऑक्टेट चाहिए होता है, तो कम से कम ऑक्टेट तो चाहिए ही चाहिए। हाँ n = 3 भी होता है, तब फिर 18 चाहिए, लेकिन 18 दूर की कहानी है, पहले 8 तो पूरा कर लो, तो 8 चाहिए होता है। नहीं चाहेगा तो भाई वो रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करे तभी जंग लगता है, लोहा वगैरह सब चीज इसी के चलते होता है। तो ये दोनों मेरा नोबेल गैस होता है, इसको अक्रिय गैस कहा जाता है, नोबेल गैस। तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करता, इनर्ट गैस कहा जाता है, इनर्ट रिएक्शन ना करने वाला। इसलिए जो बल्ब बनाया जाता है, बल्ब फिलामेंट, जो फिलामेंट यहाँ रहता है ना, इसके अंदर भी आपका आर्गन या फिर इस तरह का गैस डाला जाता है, हीलियम ही डाला जाता है। क्यों? ताकि फिलामेंट का लाइफ बढ़े, फिलामेंट जल्दी मेरा जंग ना हो, इसीलिए यहाँ पे आर्गन, क्योंकि इससे रिएक्शन नहीं करेगा। ऑक्सीजन डाल देंगे O2 तो रिएक्शन करके जंग लगा देगा। समझ आए मेरी बात की नहीं? चलिए
बाकी वो टंगस्टन का बना रहता है और हीटर का नाइक्रोम का बना रहता है, ये सब तो पता होगा आप लोग को, राइट। तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ, इनर्ट गैस का जरूरत पड़ता है मेरा बाहर से भी, जैसे हीलियम आर्गन का, और सिलेट गैस अगर रहा तो सिलेट बाहर से जरूरत करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक मेरा क्या होगा, जब फ्लक्स मेरा मेल्ट करता है तो मेरा सिलेट गैस बन जाता है। और कौन सा गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बन जाता है। और इन दोनों को एक कैटेगरी में क्यों रखा गया, क्योंकि ये दोनों का दोनों ऐसा से गैस है, ऐसा फ्लक्स बेसिकली फ्लक्स से मिलता है जो कि मेरा स्लैग मेरा नहीं बनाता है, स्लग मेरा बनाता नहीं है, क्योंकि फ्लक्स का ही काम रहता, कोटिंग सेव करने का, बचाने का, वेल्ड को बचाने का काम रहता। तो ये हो गया किसका कहानी, सारा का सारा फ्लक्स का हो गया। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, अब आपका कहानी हो गया खत्म। इतना अगर आप देख लिए तो यही सबसे मेजर आपका होता दिक्कत वाला पोर्शन, क्योंकि ये जितना मैंने पढ़ाया ये इन सबसे क्वेश्चन मैक्सिमम आज के टाइम पे आता है, वेल्डिंग प्रोसेस से कम आता है, इन सबसे ज़्यादा आता है। क्योंकि अब आता है, ऐसा बात नहीं है कि ये मत समझ लेना कि अब आता नहीं है, इससे आता है, लेकिन ये सभी हो गया आपका वेल्डिंग आपका प्रोसेस, उन सब का यूज आप देखने वाले हैं। वेल्डिंग प्रोसेस का बात करने वाले हैं, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का जितना भी, जैसे हम लोग आर्क वेल्डिंग की बात करें, सबसे पहले क्या हम लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो आखिर सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होता है ये समझेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अब देखेंगे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग ये क्या होता है ये समझेंगे, फिर भी देखेंगे गैस मेटल आर्क वेल्डिंग ये क्या होता है ये समझेंगे। इसी तरह हम लोग पढ़ते जाएंगे, सब में देखेंगे क्या क्या यूज होता है। तो चलिए एटलीस्ट आज हम लोग ट्राई करते हैं कि एक कंप्लीट हो जाए, अगर सील्डेड हो जाएगा तो इसके बाद वाला भी देखेंगे, पढ़े इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना, एक बार मुझे कंफर्म सारे बच्चे कर दीजिए। 1 घंटा तो आपको मुझे पढ़ाएं, 1 घंटा तो मुझे पढ़ाना ही है, तो आपके पास अभी मेरे पास 20 मिनट है। चलिए एक बार सारे बच्चे फटाफट बोलिए कि ऑल क्लियर है, या कोई थोड़ा बहुत अगर डाउट है इन सब में तो मेरे से आप पूछ सकते हो, है ना। और कभी कभी आपने को टाइम भी देना, कभी कभार आप जो पढ़े उस चीज़ को आप फिर से देखना, पीपीटी में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि यस सर क्लियर है ना। चलिए यहाँ से ओके एक बच्चा का आ गया, सुनील का, चलिए वोलाटिया का भी आ गया, क्लियर है वोलाटिया। और बच्चे बोलिए, जल्दी से बोलिए। चलिए उम्मीद है कि सबका क्लियर है, ओके। चलिए डिस्कस करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में, ठीक है। चलिए रस्सी भी बोल रही है क्लियर है, चलिए वेरी नाइस। तो आर्क वेल्डिंग में आ जाता है मेरा सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, क्योंकि आर्क देखो यहाँ पे आर्क है तो ये भी मेरा सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है SMAW, है ना, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। बात करते हैं कि क्या होता है, अमित क्लियर है, ओके डियर। तो देखो जब मैं बात करता हूँ सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का, तो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग सबसे पहले ये आता है कि इलेक्ट्रोड को क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रोड लेंगे। तो जैसे मैं कंज्यूमर बोलूंगा आपको याद होना चाहिए रिवर्स पोलैरिटी। आप देखो यहाँ पे जैसे मैं बोलूंगा तो याद होना चाहिए भाई, क्या मैंने कहा, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव लेंगे, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव मतलब कि रिवर्स पोलैरिटी। अच्छा रिवर्स पोलैरिटी और क्या समझना सर जी, इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव है, अगर इलेक्ट्रोड मेरा पॉजिटिव है तो जहां पॉजिटिव वहां मैक्सिमम हीट, जहां पॉजिटिव वहां मैक्सिमम हीट, यानी इलेक्ट्रोड में ज्यादा हीट मुझे मिलेगा, ज्यादा हीट मिलेगा, यानी वर्कपीस मेरा नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, वर्कपीस से निकल के इलेक्ट्रॉन में जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन में ज्यादा हीट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन मेरा मेल्ट करेगा, अगर मेल्ट मेरा कर रहा है यानी कि कंज्यूमर वो है, कंज्यूम करेगा, राइट, वो कहानी हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे कहानी आपका आ गया ना, SMAW सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, है ना, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ये SM होगा डियर, SWAW कर दिए हैं, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, क्लियर। तो ये एग्जांपल है, इसीलिए मैं इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। चलिए तो ये हो गया, इतना समझ गए इसके बारे में, ओके ये हो गया, ठीक है। यानी कि अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं, मैं चाहता हूं कि इसमें मेरा इलेक्ट्रोड जो है मेल्ट करे, मैं चाहता हूं कि मेल्ट करे, उस तरह का कर रहे हैं। वर्कपीस को मैं मेल्ट कराना नहीं चाहता हूं। सील्डेड मेटल में कोई बोल दे कि देखो भाई इन दोनों पीस को मुझे वेल्ड करना है और दोनों मेरा मेल्ट नहीं होना चाहिए, ये दोनों मेरा मेल्ट नहीं होना चाहिए, तुम इलेक्ट्रोड को मेल्ट करके या एक्स्ट्रा फिलर मेटल को मेल्ट करके लगाओ, बस मेरा वर्कपीस मेल्ट नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है भाई, हम लोग टेक्निक है हम लोग के पास, कौन सा है नो, आर्क वेल्डिंग में एक आता सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को कर दो तुम क्या, इलेक्ट्रोड को तुम कंज्यूमर इलेक्ट्रोड बना दो, है ना। एक सेकंड, क्या कर दो, इलेक्ट्रोड को तुम यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रोड बना लो, यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रोड यानी रिवर्स पोलैरिटी बना लो, रिवर्स पोलैरिटी बना लो। यानी कि सेम कहानी ये वाला चीज़ है कि भाई मुझे मेल्ट नहीं करना है तो इसको मेल्ट नहीं करना तो इसको मेल्ट करो ना, क्या दिक्कत है, समझे। ज़्यादा हीट आपको इलेक्ट्रोड में मिल जाएगा, ज़्यादा हीट आपको इलेक्ट्रोड में मिल जाएगा, यहाँ पे कम हीट मिलेगा वर्कपीस में क्योंकि मेल्ट नहीं कराना है, ठीक है। ये हो गया पहला कहानी। फिर बात करते हैं आगे, सेकंड पॉइंट क्या है इसका इंपॉर्टेंट कि सर टेम्परेचर कितना लेके चलते हैं। देखो टेम्परेचर में यहाँ पे थोड़ा सा फिर से जो है ना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, जिसे इसका एग्जाम में पूछा जाता है आपको 5500, लेकिन एक्चुअल में होता है 6500 से लेकर 7000 तक। क्यों,
ये विदाउट हीट है और ये विथ हीट लॉस है। ये विदाउट हीट लॉस है, विथ हीट लॉस है। क्यों ऐसा कहानी है, मेरा बात समझना। 5,4 जो 500 होता है विथ हीट लॉस है, मतलब जैसे से हीट लॉस भी तो होगा, इन्वायरमेंट में ठंडा भी तो होगा, तो हीट लॉस के साथ मतलब जितना टेम्परेचर में होता है जब वेल्डिंग करता हूँ टेम्परेचर कितना होता है ये पूछ रहा आपको, तो हीट लॉस भी तो होता है, कंडक्शन के चलते मेटल है तो हीट लॉस भी करेगा, ठंडा भी होगा। तो हीट लॉस के साथ अगर ऐड करते हो तो 5,500, लेकिन एक्चुअल में होता है आपका कितना 6,500 से 7,000। तो दोनों याद रखना, ये विथ हीट लॉस, ये आपका विदाउट हीट लॉस है। ये क्या है मेरा विदाउट हीट लॉस है, ये वाला कहानी विदाउट हीट लॉस का। चलिए टेम्परेचर भी समझ गए। अब बात करते सर अगर ट्रांसफार्मर का यूज तो करना ही करना है, ट्रांसफार्मर क्योंकि डीसी ना भाई हम लोग क्या कर रहे हैं रिवर्स पोलैरिटी है ना, रिवर्स डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। देखो यहाँ पे डीसीईपी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, हम लोग यहाँ पे क्या ले इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव लेके चले, इससे ज्यादा हीट वहां पे मिल रहा है ना। तो डीसी तो पहले बोलते डीसी डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट के लिए हम लोग मान लो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, तो कैसा यूज करेंगे, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इन शॉर्ट अगर आपको मैं जानना चाहते हैं आप लोग, तो समझो कि एक मेरा क्या था, दो कॉइल रहता है ना, दो कॉइल रहता है, इसमें आपका प्राइमरी कॉइल है ये मेरा, और ये आपका सेकेंडरी कॉइल है। ये मेरा प्राइमरी कॉइल इसमें लगा रहता है, देखते हो ना कॉपर का वायर लेफ्ट रहता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो जब भी आपको बोलेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसका मतलब क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग ज्यादा है। आप देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा प्राइमरी कॉइल है, इसमें देखो वाइंडिंग कितना है, पूरा वाइंडिंग है, लेकिन सेकेंडरी में देखो वाइंडिंग मेरा कम है, वाइंडिंग मतलब बांधा गया बहुत ही कम है। तो इसमें नंबर ऑफ जो वाइंडिंग होता है प्राइमरी में ज्यादा होता है ना, नंबर टर्न्स ज्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है, उसको कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब इसमें ज्यादा टर्न रहता है तो ज्यादा वोल्टेज जनरेट होता है, और आपको पता है कि मुझे वोल्टेज कम चाहिए, करंट हाई चाहिए, तो आप यहाँ से हाई वोल्टेज जो है ना उस हाई को आप करना चाहते हो लो, तो यहाँ पे वाइंडिंग ज्यादा है, लेकिन जब यहाँ आएगा तो ये मेरा वोल्टेज यहाँ पे लो हो जाएगा, बिकॉज वी नीड लो वोल्टेज। तो सेकेंडरी में वाइंडिंग कम तो कम करंट आया, बस खत्म कहानी। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और अगर बात करें करंट, तो करंट मेरा कांस्टेंट करंट चाहिए थ्रू आउट दी वेल्डिंग। तो करंट मेरा आई जो होता है कांस्टेंट होता है, लेकिन वोल्टेज वेरी कर सकता है ना, वोल्टेज वेरी करा सकता है, करा सकते हो आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं क्या जब हम लोग वेल्डिंग नहीं करते हैं, तो जब मान लो वेल्डिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन वेल्डिंग जो मशीन होता है वहां तक आप पावर सप्लाई किए हो, वेल्डिंग मशीन होता है जहाँ वेल्डिंग करते हो, तो वेल्डिंग मशीन तक पावर सप्लाई करती हो, तो विदाउट वेल्डिंग कितना वोल्टेज रहता है उसके अंदर, क्योंकि शुरुआत में क्या था स्टेप वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो इनिशियली कितना रहता है जब आपका वेल्डिंग नहीं हो रहा विदाउट वेल्डिंग, तो विदाउट वेल्डिंग के टाइम पे वोल्टेज रहता है 80 वोल्ट के आसपास रहता है, 80 वोल्ट के आसपास रहता है। लेकिन ड्यूरिंग वेल्डिंग कितना हो जाता है, ड्यूरिंग वेल्डिंग 18 से लेकर 40 हो जाता है। लेकिन फिर वही कहानी एग्जाम में अगर आएगा कि मिनिमम कितना चाहिए होता, तो आपको ध्यान रखना 24-25 तो चाहिए ही होगा, 24-25 चाहिए होगा, लेकिन एक्चुअल आप 18 से 25 रेंज कहा जाता है, लेकिन 24-25 मिनिमम चाहिए होता है, ठीक है, 24-25 मिनिमम चाहिए होता है। चलिए ये रहा कहानी, और विदाउट और विथ हो गया। अच्छा नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन कब कहा जाता है, वही वाला कहा जाता है कि भाई देखो जब आपका क्या है कि काम नहीं हो रहा, वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में जो आपका लोड रहता है उसको कहा जाता है नो लोड कंडीशन, यानी कि उस टाइम पीरियड में जो करंट रहता है, और इसको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है ओपन सर्किट वोल्टेज, ओसीवी। ओसीवी कब कहते हैं, जब वेल्डिंग नहीं होता है, यानी विदाउट वेल्डिंग का ही ये कंडीशन है। विदाउट वेल्डिंग जब आपका जो वेल्डिंग मशीन है उसमें पावर सप्लाई किया गया बट वेल्डिंग नहीं हो रहा, तो उसको कहा जाता है नो लोड कंडीशन। और उसमें जो हम लोग वोल्टेज रहता है उस वोल्टेज को कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट क्यों, क्योंकि ओपन है ना, जैसे आपका इलेक्ट्रोड है, ये समझना, ये वर्कपीस है और यहाँ से आपका पूरा कनेक्टेड है इस तरह से, तो जैसे मैं वेल्डिंग करूंगा, वेल्डिंग यहाँ आर्क जनरेट होता है, पूरा सर्किट क्लोज हो गया, तो फिर ये क्लोज सर्किट हो गया मेरा। लेकिन चूंकि मेरा वेल्डिंग मशीन अभी ऊपर है, अभी क्या है मेरा, समझ लो कि कुछ ऐसा है, ऐसा समझ लो कि मेरा क्या है कि फिलहाल अभी मेरा यहाँ मेरा वर्कपीस नीचे है, यहाँ पे इतना अभी मतलब नहीं हो रहा, वेल्डिंग नहीं हो रहा, तो अभी फिलहाल क्या ओपन सर्किट वोल्टेज है, तो ओसीबी इसको कहा जाता है। तो कुछ टर्म है ये ओसीबी कभी पूछ देगा तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया। क्या बोले डियर सुनील, करंट पूरा स्टेटमेंट बोलिए। अब बात करते हैं, अच्छा हाँ इसका देख लेते हैं कुछ और चीज़ें जहाँ से आपको क्वेश्चन फंसता है। हायर द थिकनेस, अगर मेरा थिकनेस ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा करंट का रिक्वायरमेंट, जितना मोटा आप वेल्डिंग करोगे उतना ज़्यादा करंट का रिक्वायरमेंट होगा, और उसको कांस्टेंट लेके चलेंगे इन केस ऑफ शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, है ना। अच्छा ठीक है। और हैंस हायर दी इलेक्ट्रिक डाया, अगर आप इलेक्ट्रोड रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड रोड जो ऊपर लगाते हो नीचे वर्कपीस रहता है, इसका डायमीटर को आपको बड़ा लेना पड़ेगा, हाई ज़्यादा मोटा लेना पड़ेगा। क्यों, अगर आप कम लोगे ना तो उतना करंट को झेल नहीं पाएगा। मान लो आप पतला लिए, बहुत ही पतला आप लिए इलेक्ट्रोड को और करंट हाई दे दिए तो मेल्ट कर सकता है,
राइट। अच्छा, हायर थिकनेस क्यों? अगर मान लो इलेक्ट्रोड को मोटा लिया, वर्कपीस को बहुत ही पतला लिए, तो मेल्ट कर देगा, वेल्डिंग क्या करेगा, पूरा मेल्ट करके आर पार हो जाएगा, तो भी दिक्कत है। तो हायर द थिकनेस, हायर द करंट, हायर दी, हैंस हायर दी इलेक्ट्रोड डाया। इस चीज का ध्यान रखना इन केस ऑफ शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, और जैसे आप बोले थे ना, जैसे मैंने कहा था 3 से 5 mm, वो भी करेक्ट पूरी तरह से नहीं है। आपने कहा था ना, कोई बच्चा कहा था कि आर का सर जी कितना गैप रहेगा उसके बीच में, ये करेक्ट नहीं है। डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह का वेल्डिंग करते हो, है ना। आप किस तरह का वेल्डिंग करते हो, उसके लिए कितना आपको मेल्ट करना है, ज्यादा करना है तो पास ले आओ, दूर करना डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टरों पे। इसके लिए इलेक्ट्रोड कैसा लिए, वर्कपीस कैसा लिए, वर्कपीस मेरा थिकनेस है, पतला है, मोटा है, कास्ट आयरन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आप आर कितना देते हो, कितना देर के लिए, तो एमएम। लेकिन नॉर्मली वही आपका 4-5 mm बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के केस में, जो आर्क होता है उसको मेंटेन किया जाता है 3 से लेकर 5 गैप में, ठीक है, 3 से लेकर 5 mm का गैप दिया जाता है। अच्छा, आर्क जनरेट कैसे होता है, तो मेंटेन बोल दिया। आर्क जनरेट के लिए क्या करें, ये रहा मेरा इलेक्ट्रोड, ये रहा मेरा वर्कपीस, है ना, इन दोनों को क्या करते हैं, टकराते हैं, ड्रैग करवाते हैं, मतलब कनेक्ट करवा के इसको ड्रैग करवाते हैं, घिसते हैं, जिसके वजह से शॉर्ट सर्किटिंग होता है, और मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट वहां से आपका आपका इनिशिएट होता है, और वो इलेक्ट्रॉन मेरा फिर वो एयर पार्टिकल, फिर भी उसके बाद वो सारा काम होता है जो आपको समझाया था, और वहाँ पे आर्क जनरेट हो जाता है। तो एक बार हो जाने के बाद आर्क को मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन कौन करता है, फ्लक्स करता है, मैंने कहा था, है ना, उसको बनाए रखता है। मेंटेन मतलब बुझने नहीं देता है, बुझने नहीं देगा, चारों तरफ से उसको रोक के रखेगा, सबसे बचाएगा, है ना। चलिए, वो चीज हो गया, तो वो कहानी। और बाकी कितना एमएम रहता है सिल्टेड मेटल आर्क वेल्डिंग के केस में, ये होता। अब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है ड्यूरिंग वेल्डिंग के टाइम में, सिल्टेड मेटल के टाइम में, वो डिस्कस करते हैं कौन कौन सा प्रॉब्लम मुझे देखने को मिलता है। सबसे पहला प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम नहीं, पहले हम लोग मान लेते हैं स्मूथ वेल्डिंग किसको कहते हैं। स्मूथ वेल्ड क्या कहते हैं, कुछ मान लो ये मेरा पहला वर्कपीस है, ये समझ लिया ऐसे इस तरह करके, क्या क्योंकि एक्चुअल में रहता तो कुछ, एक सेकंड, एक्चुअल में रहता कुछ ऐसा है, ये रहा मेरा, है ना। एक सेकंड में क्या करता हूँ, रेड ही ले लेता हूँ, रेड से 2 वर्कपीस ले लेता हूँ, ये मेरा पहला वर्कपीस है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये सपोज करो मेरा पहला वर्कपीस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मैं पूरा ही पेंट कर देता हूँ ना, ये मेरा पहला वर्कपीस है, और ये मेरा दूसरा वर्कपीस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 2 वर्कपीस है, ये 2 वर्कपीस है, समझ रहे हो। रेड से मैंने कर दिया, इसका मतलब एक मत समझ लेना, इसको मैं क्या करता हूँ ना, बीच से ऐसे करके कर देता हूँ, ब्लैक, ब्लैक नहीं, कोई और ले लेता हूँ ना, ठीक है। ये समझ लो ये 2 भाग में है, ये पहला है और ये मेरा दूसरा है, 2 प्लेट है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे वेल्डिंग कर रहा है, तो वेल्डिंग अगर इस तरह से किया जाता है, इस तरह से, और ये कहीं ना कहीं वेल्ड पुल बना देगा, ये हो जाएगा, ये वेल्ड थोड़ा हाइट भी उठ जाता है, ये ध्यान रखना, है ना, यानी सरफेस कर देना, थोड़ा ऊपर भी आ जाता है ना, एक तरह से, इस तरह से सरफेस टेंशन की वजह से कोहेसिव एडहेसिव फोर्स, पता है ना, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन लगता है, उसको कहा जाता है कोहेसिव, और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन लगता है, उसको कहा जाता है एडेसिव। जैसे ग्लास का पानी, आप ग्लास में, ग्लास है, ग्लास में पानी है, ये भी H2O मॉलिक्यूल है, ये भी H2O मॉलिक्यूल है, ये भी H2O मॉलिक्यूल है, तो H2 के बीच में देखते हो ना, एक आप पानी का बूंद लो, दूसरा पानी का बूंद लो, सामने लाओ, जिसको बोला चिपक जाएगा, चिपक के बड़ा हो जाएगा, और दोनों चिपक के बड़ा हो जाता बूंद, वो कहा जाता कोहेसिव। लेकिन बात करेंगे एडेसिव क्या होता है डियर, तो एडेसिव क्या करता है, आप एक काम करो, ग्लास से, ये ग्लास मेरा, ग्लास से पानी को पूरा निकाल दो, कांच का ग्लास लेना, ये ग्लास का ग्लास में देखना, सारा पानी को निकाल दो, निकाल दोगे, फिर भी आप क्या देखते हो कि कुछ वाटर ड्रॉप लेना, कांच के चारों ओर चिपका हुआ रहता है, कांच का चारों ओर चिपका रहता है। इसका मतलब क्या है डियर, इसका मतलब ये है कि चिपका हुआ क्यों है, खुद सोचो। ये मेरा, क्योंकि कांच मेरा अदर मटेरियल है, ड्रॉपलेट H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला हुआ अदर मटेरियल है, और सेरामिक है, SiO2 है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, वो अलग है, या फिर किसी और चीज़ का बना हुआ है, मान लो इस स्टील का, तो वो अलग चीज़ है, ये अलग है। इसके बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के बीच में अट्रैक्शन, उसको कहा जाता है एडेसिव। तो उसके वजह से क्या था, सरफेस टेंशन आपको देखने को मिलता है, जिसके वजह से ऊपर भाग देखने को मिलता है ना। ये भी आपका साइंस वाला पोर्शन में घुसा दिया, बट खैर यहाँ पे क्या होता है, ये स्मूथ वेल्डिंग होता है, स्मूथ होता है, बहुत अच्छा तरह का होता है। अब बात करते हैं डिफेक्ट, डिफेक्ट, और ये तो स्मूथ वेल्डिंग का कहानी हो गया। वेल्ड बेड इसको कहा जाता है, वेल्ड बिड कहा जाता है इसको, और नीचे में आपको देख सकते हो पीस को जोड़ा गया। अब बात करते हैं प्रोलॉन्ग पीरियड। जैसे पहला होता है मेरा क्या, कि इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ वेल्ड बेड, इनकम्प्लीट फ्यूजन, अगर अच्छी तरह से फ्यूज जला नहीं पाया, इसको मेल्ट नहीं किया, तो देखो ये ड्रॉप जैसा आपको नजर आ जाएगा, ड्रॉप जैसा, क्यों, क्योंकि इसको मेल्ट ही नहीं कर पाया, है ना। क्या हुआ, उसको आपका मेल्ट नहीं कर पाया, तो जब ये मेल्ट नहीं कर पाता है तो वेल्ड बिड इसका बन जाता है। अब ये क्या होता है, लैक ऑफ आपके पेनिट्रेशन। एक सेकंड, हेलो, हाँ अभी लाइव क्लास में डियर, आज तो नहीं हो पाएगा, मैं कल आपको करता हूँ, ठीक है, ओके ओके।
कई सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग कोर्स में है, तो सभी को कोई ना कोई दिक्कत होता है कि सर आपसे बात करना था, तो इसलिए कॉल आ जाता है। अब ना करें तो बच्चे का 1000 बार कॉल आता है, तो इसीलिए उठा के बोलना पड़ता है। चलिए, मैं क्या बात कर रहा था, ये क्यों होता है? ये होता है लैक ऑफ पेनिट्रेशन के चलते। वही बात है ना कि ये जो मान लो मटेरियल इतना आपका, मान लो कोई इस तरह का है, स्टेनलेस स्टील है या कास्ट आयरन है ना, और आप हीट उतना दिए ही नहीं हो, ज़्यादा हीट मिला ही नहीं प्रॉपर तरीके जितना हीट मिलना चाहिए, तो मेल्ट ही नहीं कर पाया, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाया, है ना। तो पेनिट्रेट नहीं कर पाया तो ये यहीं पे ऊपर में ही रह गया, ऊपर से जो हीट मेल्ट होकर मतलब कंज्यूमर इलेक्ट्रोड, बिकॉज यहाँ पे यू नो दैट कि यहाँ पे क्या वर्कपीस को मेल्ट नहीं कराना, याद रखना यहाँ पे जो मैं क्या कंज्यूमर इलेक्ट्रोड लिए कंज्यूम होकर आ रहा, तो वो आया ड्रॉप जैसा के टपक गया, है ना, इसको मेल्ट ही नहीं कर पाया। तो ये होता है लैक ऑफ पेनिट्रेशन की वजह से होता है। और रीजन और क्या, टू लोड करंट, आप करंट बहुत ही कम सप्लाई की हो, जिसके वजह से ये देखने को मिला, तो ये होता है ये। अच्छा, दूसरा करंट क्या था, अंडरकट। अंडरकट क्या होता है कि मान लो ये मेरा देखो वेल्ड यहां से लेकर यहां तक होना चाहिए था, ऐसा कुछ, लेकिन अंडरकट क्या हुआ ना, इस तरह से आपको देखने को कुछ अंडरकट ऐसा कुछ देखने को मिलता है। इधर इतना तो हो गया, लेकिन इधर इतना नहीं हो पाया, इसको कहा जाता क्या, अंडरकट। एक्चुअल में इसका जो फिगर है ना, कुछ ऐसा नहीं बनना चाहिए था, कुछ ऐसा बनना चाहिए था, जिससे आपका एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ऐसा कुछ है और यहाँ 2 पीस है। लेकिन होगा क्या, होता कुछ ऐसा है कि अब मैं इसको दिखाता हूँ कुछ ऐसा, ये आया कुछ ऐसे और ऐसा करके, हाँ ये सही था, यहाँ तक आपका नहीं हो पाया, ये जो हुआ ना ये आपका अंडरकट यहाँ तक हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका अंडरकट, ये वाला अंडरकट। ये क्यों होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट वेल्ड होता है, देखो वेल्डिंग आपका पूरा यहाँ तक होना चाहिए था, बस सपोज करो यहाँ तक आएगा ही नहीं, यहाँ तक हुआ ही नहीं, ये क्यों होता है, अंडरकट इसको कहा जाता है, इनकम्प्लीट वेल्ड होता है। ये होता है 2 रीजन की वजह से। पहली बात, इलेक्ट्रोड डैमेज, मान लो आपका इलेक्ट्रोड खराब है या सही तरह से काम नहीं हुआ है ना, तो उसके वजह से देखने को मिलता है। या फिर एक्सेस करंट, बहुत ज्यादा करंट होने की वजह से क्या किया है ना, इसको गड्ढा कर दिया, इतना मेल्ट कर दिया है कि मेल्ट करके पूरा गड्ढा कर दिया, पूरा गड्ढा कर दिया, राइट, तो अंडरकट आ जाता है। तो एक्सेस करंट भी आपको नहीं देना है, एक्सेस करंट भी नहीं देना, जितना चाहिए उतना ही देना है। अब बोलेंगे सर अच्छा बात, तो एक्सेस गड्ढा हो गया तो मेल्ट वाला पोर्शन, तो मेल्ट वाला पोर्शन पूरा उठा दिया, मतलब ज्यादा ही करंट ना, तो उसको फ्लो करवा देता है, ठीक है। तो वहां पे ये चीज देखने को मिलता है मुझे दिक्कत, तो ये दिक्कत इसमें देखने को मिलता है। अब बारी आता कोटिंग का, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड में कोटिंग करते हैं, जैसे सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है, तो हो सकता है जो इलेक्ट्रोड है उसमें कोटिंग किया गया है। और मैं आपको लोग को याद करा दूं यहाँ पे कि अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोटिंग फ्लक्स का कोटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोटिंग कब करते हैं, देखो यहाँ पे कोटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोड में कोटिंग करते हैं, इजंट इट, है ना, इलेक्ट्रोड में कोटिंग करते हैं या फिर फिलर मटेरियल यूज करते हैं हम लोग, है ना, ये चीज़ है। और क्या कहानी मैंने बताया था, हाँ, और एक चीज़ कि इलेक्ट्रोड जो होता है जहाँ पे मेरा फिलर मटेरियल की तरह बिहेव करता है, और ये तो चलो फिलर रड है, खुद कंज्यूम हो रहा है। बात करें मतलब फ्लक्स का, तो फ्लक्स का आप कहानी देख लेते हैं, है ना, तो फ्लक्स का देख लेते हैं, यानी कोटिंग जो करते हैं। तो जैसे इसमें कोटिंग हम लोग क्या करते हैं, आयरन करते हैं, आयरन पाउडर का करते हैं। क्यों करते हैं भाई, एलॉय कंटेंट, एक तो पहली बात तो आयरन अगर मिल जाता तो एलॉय कंटेंट देता है, एलॉय कंटेंट उसका स्ट्रेंथ वगैरह मजबूत होता है, स्पीड मेरा बढ़ जाता है ना, हाई इलेक्ट्रिक डिपोजिशन रेट, जो ये डिपोजिशन के चलते यहाँ जो दिक्कत हो रहा ना, पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा था, तो ये जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट, थोड़ा हटाता है उसको, आपका कंपनसेट करता है, डिपोजिशन रेट थोड़ा हाई हो जाता है जब आप आयरन पाउडर का कोटिंग कर देते हो या इसका यूज करते हो पेस्ट, इसका तो गैस के रूप में नहीं यूज करेंगे, कोटिंग ही करते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, ये रहा। अच्छा, और एक चीज आपको पता है कि ये रहा इलेक्ट्रोड के चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं फ्लक्स का। तो पहला आपको ये होगा, जब करंट दिया जाता है तो पहले क्या मेल्ट होता है, इलेक्ट्रोड पहले मेल्ट होता है, फिर फ्लक्स पहले मेल्ट होता है, क्योंकि जब आपका फ्लक्स मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद वो स्लैग बनाता है, वो गैस बनाता है जो इन्वायरमेंट से बचाता है ना, ये सब करता है, या फिर वो स्लैग बना के ऊपर में आके बचाता है सभी को, इन्वायरमेंट से बचाता है, ये सब कहानी था इसका ना, हाँ, तो ये सब कहानी था। तो कौन पहले मेल्ट होता, तो देखो फर्स्ट इलेक्ट्रोड मेल्ट होता, देन द कोटिंग माना फ्लक्स जो कोटिंग किया गया वो बाद में मेल्ट होता है, क्यों, करंट अंदर से आ रहा तो पहले वो मेल्ट होता फिर ये मेल्ट होता, इसका ध्यान रखना, ठीक है, नीचे से पहले वो गिरेगा फिर साइड से ये होगा। चलिए, अच्छा, फिर कहा गया यहाँ पे क्या, इफ द थिकनेस ऑफ द कोटिंग, अच्छा, इफ हाई थिकनेस ऑफ द कोटिंग द नैरो एंड द डीपर वेल्ड फॉर्म, अगर आप कोटिंग थिक करते हो, कोटिंग अगर चारों तरफ ज़्यादा डीप करते हो, ज़्यादा थिकनेस का करते हो, तो आपको जो मिलता है ना वेल्ड, वो आपको नैरो और डीप मिलता है, नैरो डीप मिलता है, क्लियर।
ये आपको वेल्ड देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का यूज़ करा जाता है। जैसे लो कार्बन स्टील का अगर आप वेल्डिंग करो वहाँ पे यूज़ करते हैं, कार्बन स्टील का वेल्ड करो तो वहाँ पे स्ट्रक्चर में से घर का आप बना रहे हो, बड़ा बड़ा जो गेट वगैरह होता है वो सभी होता है। और आप घर में कई तरह का लोहा का से हम लोग बनाते हैं, जैसे छत में दिया जाता है चारों तरफ से, है ना, कवर, या फिर आप बना रहे हो मान लो ग्रिल या समझ लो विंडो का बना रहे हो, इस तरह का चीज़ें। और बहुत सारा घर वगैरह बड़ा बड़ा बिल्डिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है ना। इसके अलावा पाइप्स वगैरह बनाने में, ब्रिज वगैरह जो होता है, अलग अलग तरह का ब्रिज बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं इसका। अच्छा, कुछ आपके मटेरियल का वेल्डिंग नहीं करते हैं ड्यूरिंग इन विद द आई मीन थ्रू दी सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के से कुछ हम लोग मेटल मटेरियल का वेल्डिंग नहीं करते हैं। उसमें कौन कौन सा आ जाता है ये जान लो। जैसे हो गया कॉपर, एल्यूमिनियम, आपका टाइटेनियम और टीन, SN मतलब टीन हो गया। और खासकर प्योर एल्यूमिनियम, प्योर का कॉपर, प्योर टाइटेनियम, प्योर टीन से हम लोग इन सभी का सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का, मान लो आपको 2 कॉपर का पीस दिया गया है और बोला जैसे सर जी इसका वेल्डिंग करिए, तो कोई बोलता सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग से वेल्डिंग करो, मुझे कॉपर को मेल्ट भी नहीं कराना, आर्क मेरा मेल्ट होकर कंज्यूमर मेल्ट से हो जाएगा, इस तरह से मान लो, है ना, करो। तो आप यहाँ पे नहीं करोगे, इसका यूज नहीं करोगे, खासकर प्योर वगैरह का। क्यों भाई, क्यों नहीं करोगे? बिकॉज ये मेरा बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है ऑक्सीजन वगैरह से, ऑक्सीजन वगैरह से बहुत फास्टली रिएक्शन कर जाता है, तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए नहीं करते हैं। फिर बोलेंगे कोटिंग वगैरह कर रहे हो उससे, तो आप समझ लो ना, अगर ये चीज़ बोल रहा तो कहीं ना कहीं उससे भी कहीं ना कहीं बचा नहीं पाता, तब ये बोला जा रहा है, राइट। तो ये हो गया कहानी इसका, तो इससे आप नहीं करना भी चाहिए, है ना, ये रहा कहानी। चलिए, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी 1 घंटा हो चुका, कल हम लोग बात करेंगे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का, और कल ट्राई करेंगे 3-4 मैं वेल्डिंग आप लोग को प्रोसेस बता दूँ। बस अब वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो ही गया तो समझ जाओ, है ना। आर्क वेल्डिंग, जैसे आर्क वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक करंट वेल्डिंग, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे केमिकल वेल्डिंग पढ़ेंगे, उसमें गिल्ड वेल्डिंग पढ़ेंगे, तो उसमें फिर केमिकल वेल्डिंग का समझेंगे कैसे प्रोसेस है, फिर टाइम समझेंगे, फिर उसी तरह सॉलिड के बारे में थोड़ा देख लेंगे, और आपका अलाइड के बारे में थोड़ा जान लेंगे, राइट। चलिए, फिर थोड़ा बहुत बच जाएगा आपका क्या, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग के बारे में, वो भी देख लेंगे। इसी तरह से क्लियर करते हुए चलेंगे। और जो PPT है, PPT तो अपलोड हो ही गया है ना। चलिए, कोई अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी, और अगर डाउट नहीं है तो हम लोग क्लास को ऑफ कर सकते हैं। बताइए मुझे।